हमने जितना पी ब्लॉक पढ़ाया था ऑलमोस्ट, पी ब्लॉक हमने ऑलमोस्ट पढ़ा दिया था ना, ठीक है। अब उसके पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ जानने के लिए कि बता दो PCl5 फिर से आ रहा है, ठीक है, और PCl3 याद आया, सही। ऐसे ही ऐसे इधर सुनो NCl5 और NCl3। पहले ये बताओ इन दोनों में से क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि क्या कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बाहर 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 बात करके बात कर दीजिएगा। कोई इधर सुनिएगा ध्यान से, क्या कोई पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी है? इधर फिर से सुन लो ध्यान से, अभी हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि NCl5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? NCl5 मैंने कहा था अगर आपका याद हो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, याद आ रहा है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में जो डी सबशेल होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। डी सबशेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर ये एब्सेंट है तो कभी चांस नहीं बढ़ेगा कि ये अपनी ऑक्टेट फैला ले, अपनी ऑक्टेट कभी भी ये फैला नहीं सकता, इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। याद आया? जबकि हम ये कहते हैं कि NH4 प्लस ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ध्यान सुनना, यहां पे अगर हम काउंट कर ले तो ये ऑक्टेट रूल को यानी 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। यहां पे कितना है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर सकता सेकेंड पीरियड, ठीक है। हेलो जी बताइए। ठीक 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 ठीक, जाइए जाइए। इतना भाई को बाहर जाके टॉर्चर की है कि उसके मुंह से बस यही निकला है, इतना ही निकला है मुंह से कि मैम भेज दीजिए बस, ठीक है। चलो इधर ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम याद रखना। जबकि मैंने कहा था अगर थर्ड पीरियड से स्टार्टिंग आ जाए, कहां से आ जाए? थर्ड पीरियड आ जाएगा तो वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगी? डी सबशेल, और डी सबशेल के कारण ये एग्जिस्ट करता है। याद आया? PCl5 एग्जिस्ट करता है। स्टेबल नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ये एग्जिस्ट क्या करेगा? करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वैकेंट डी सबशेल। याद आ रहा है? चलो हम आज थोड़ा सा नोट्स बना देते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लो फटाक फटाक से नोट्स लिखो। मैं बोल रही हूँ आज नोट्स बना देते, क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कहीं कुछ लोग का तुम लोग का गायब ना हो कुछ। सबसे पहले डालो नाइट्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन के लिए एकदम मैं बता रही हूँ। आज पहले लिख लीजिए आप, और मैं जो चीजें डाउट होंगी मैं बता दूंगी। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, जल्दी लिखिए। हाँ, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या है? HNO3, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। याद करो नाइट्रोजन की, देखो याद करो HNO3 में याद होगा अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। याद आया? तो लिख लीजिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फटाक से लिखिए, बस की पॉइंट्स लिखते जाइए। बस स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आया? क्योंकि ये खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। खुद का क्या करेगा? रिडक्शन, और होगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखते जाइए, की पॉइंट लिखते जाइए बस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी लिखते जाइए, बस की पॉइंट्स लिखते जाइए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रिपेयर्ड बाई, पहला मैंने बोला HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा पॉइंट यही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कारण उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा बेसिक से, ठीक है। आज मैं आपको केवल लिखा रही हूँ ये बातें आपको कीवर्ड्स में, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहे। प्रिपरेशन लिखो, प्रिपरेशन बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस से बनता है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन बता रहा है? sp3। क्वेश्चन पूछ रहा है नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, तो sp3 नहीं होगी, क्या होगा? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है भैया, डबल बॉन्ड बनेगा ना हमेशा। ऑर्गेनिक से याद कर लो, डबल बॉन्ड आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। लिख लो फटाक से, ऐसी गलतियां होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन की? sp2, ठीक है। और sp2 का शेप क्या था?
ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे प्लेनर, क्योंकि थोड़ा शेप बदल जाता है, बस प्लेनर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखिए। शेप कैसे होगी, ज्योमेट्री प्लेनर, प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक। और हमने फिर कहा कंसंट्रेटेड HNO3 दिख जाए तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कारण बता दिया मैंने, ठीक। अब लिख लीजिए टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। हम फिर कर रहे हैं ये एकदम, हम एज इट इज एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम में आपको मिल जाएगा इतने में से, ठीक है। क्या होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या होता है इसमें, ध्यान सुनो, आप लेते हो फेरस सल्फेट, डाइल्यूट फेरस सल्फेट, लिखते जाइए, खाली ऐसे लिखते जाइए, ऐसे ऐसे नहीं लिखिएगा, आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है बस, डाइल्यूट फेरस सल्फेट, ठीक। उसके बाद प्लस, प्लस इसमें क्या मिलाएंगे, HNO3 प्लस इसमें मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी से लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट फेरस सल्फेट, डाइल्यूट फेरस सल्फेट प्लस क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एक कंपाउंड बनेगा, लिख लो ब्राउन कलर कंपाउंड, क्या बनेगा, एक ब्राउन रिंग बनेगी, क्या बनेगी, ब्राउन रिंग। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्राउन रिंग किस चीज की बनती है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग के लिए याद रखो आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ब्राउन रिंग किसका बनता है, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो लिख लीजिए Fe H2O5 और NO +2, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखो जरा ध्यान से देखो मेरी बात, यहाँ पे एक खास बात हमको दिख रही है कि नाइट्रेट माइनस, अगर हम H हटा दें तो क्या बनेगा, NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन बनेगा, वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, NO में, किसमें, नाइट्रोसिल कंपाउंड में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, और याद रखना इसी कंपाउंड की हमको रिंग दिखती है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं, और रिंग बनता है ब्राउन कलर की, इसीलिए इसका नाम है। और याद रखना ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए है, किसके लिए है, नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए। किसके लिए है, आपको डायरेक्ट नाइट्रेट आयन भी दे सकता है, डायरेक्ट क्या दे सकता है, नाइट्रेट आयन भी दे सकता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप डालिए हेडिंग फॉस्फोरस, नाइट्रोजन में HNO3 इतना ही पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अमोनिया वाली बातें क्लियर है कि नहीं, अमोनिया वाली बातें क्लियर है कि नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा जरा, पहले थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दे। यहाँ पे आपका जो अमोनिया है, राइट, और क्या कहते हैं, अमोनिया के बाद PH3 है, ठीक, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, ज्यादा बेसिक कौन होगा, हाँ चलिए बताओ, अमोनिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अमोनिया हमेशा पढ़ते ही आ रहे हो, क्या है, बेसिक है। बिल्कुल कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कारण क्या होता है, लोन पेयर, बेसिसिटी देखी जाती है लोन पेयर के कारण। यहाँ कोई भी H+ नहीं देता, यहाँ कोई भी H+ नहीं देता, यहाँ क्या होता है, लोन पेयर के कारण बेसिक कैरेक्टर, इसलिए लुईस एसिड, राइट। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन कह दूं NH3 और PH3 इन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जरा ध्यान सुन लो फिर से, यहीं पे मैंने, क्योंकि जहां आता है क्वेश्चन वहां गड़बड़ा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन कहूं NH3 और PH3 में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो कौन होगा, PH3। कारण क्या है, नीचे जाने पे साइज क्या है, बढ़ रही है, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और आपका PH बॉन्ड क्या हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या रिलीज कर देगा, H-। तो जो जितना ज्यादा H- देता है, याद आया, वो अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। याद, क्लियर, लिख लो ये ऑर्डर एक बार लिख लो कि बेसिक में ये और रिड्यूसिंग में ये। एक क्वेश्चन और है, एक शायद मैंने एक दिन गलती से कुछ मिस्टेक क्या था, वो कुछ थोड़ा सा दिमाग से हट गया था, मैं बता देती हूँ क्या गड़बड़ हुआ था। हम लोगों ने बात की थी इनऑर्गेनिक बेंजीन की, राइट। इनऑर्गेनिक बेंजीन को क्या कहते हैं, बोराजाइन, क्या कहते हैं, बोराजाइन। और मैंने उसमें गलती से बोल दिया था कि सिंगल बॉन्ड होता है ना, मैंने यही कहा था ना, जबकि उसमें देखो हम अभी भी उसको डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल होता है। जो डबल बॉन्ड बनता भी है वो किसके कारण बनता है, वो एक दिन मुझे याद आया, सडन मैं अपना ही देख रही थी तो मुझे लगा कि हाँ ये मिस्टेक हुई है मुझे, तो मुझे जस्ट याद आया, इतना लिख लीजिए तब बताएं। कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर कॉमन सेंस लगाओ तो वो ठीक है, बट थोड़ा सा तुम लोग के पास वो गड़बड़ा जाता है, तुम लोग का कॉन्सेप्ट,
इधर इधर देखो, इधर हमने आपको पढ़ाया था B3N3, लिख लेना एक बार, H6, यही आपका क्या है, बोराजाइन। क्या है ये, बोराजाइन, लिख लीजिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। लिखिए फटाक से, इनऑर्गेनिक बेंजीन, राइट, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक ना, इसमें कार्बन नहीं है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। बात करें थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, आपको बताया था ना, बी के साथ क्या लगेगा, एन, फिर आपका बी, फिर एन, फिर बी और फिर एन, ये स्ट्रक्चर है ना, देखो पहले, ठीक। इसके बाद सबके साथ क्या लगा था, एच, क्या था, एच, चेक कर लो, यही तो लिखा है, B3N3S6, बेंजीन की तरह ही तो लिखा है। अब आपको एक बात दिमाग में अगर हो आपके, तो आपको शायद याद होना चाहिए, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, सही। और बोरॉन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, याद आया कि नहीं। और अभी आपको मैंने एक दिन पढ़ाया भी था कि अमोनिया, याद आ रहा होगा, अमोनिया और क्या कहते हैं, BH3, इसका रिएक्शन भी इसी कारण होता है। इसका रिएक्शन भी किस लिए था, इसीलिए तो था क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट थी नहीं। याद करो, फिर से देखो ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लो BH3 का रिएक्शन हमको किससे कराना है, अमोनिया से कराना है। तो आपको याद होगा, ये था लुईस एसिड, याद आया, क्यों, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सही। जबकि इसके पास एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या था, लुईस बेस। याद आया कि नहीं आया पूरा। अब क्या है, इन दोनों का हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो ऐसा कंपाउंड हमने आपको बताया था, NH3 और BH3। बात यही हुई थी, बात एक्चुअली में हुई थी तुमसे BCl3 की। किसकी हुई थी, याद करो, BCl3NH3 की बात हुई थी, ठीक। तो ऐसे ये भी तो रिएक्शन करेगा, किया कि नहीं किया। अब सुनो मेरी बात, अभी भी आपको पता है कि यानी कि ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इसको क्या किए गए हैं, गिफ्ट किए गए हैं ना। लोन पेयर क्या किए गए हैं, गिफ्ट किए गए, तभी तो बॉन्डिंग हो रही है। तो बस वही सेम कहानी, ये जो लोन पेयर है ये क्या कर देता है, बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। और अब देखो ये क्या हो गया, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर हुआ, किसकी तरह, बेंजीन की तरह। बेंजीन में भी अल्टरनेट क्या थे, डबल बॉन्ड। तो मेरी नजर में ये जो बॉन्ड है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको आप चाहें तो कंसीडर करें, चाहे ना करें। वो वहां पे मैंने देखा था सिंगल ही मैंने कर दिया था, वो थोड़ा सा वो लोन पेयर मैंने दिखा दिया था, बनाया नहीं था। इतनी बात क्लियर है, इसको बना लीजिए एक बार। और ये मैं जब PYQ में टकराया था, मैं फिर बता दूं। अरे भैया इधर सुनो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, क्या नाइट्रोजन के पास वही लोन पेयर वाली कहानी है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तभी तो हम कह रहे हैं एक बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद करो क्यों, अभी जब नाइट्रोजन पढ़ते थे NO3, याद आ रहा है, तो क्या करते थे तुम, एक ये और दो क्या करता था, O-। एक तो ये नाइट्रेट आयन हो गया, नाइट्रेट ये नहीं था, सॉरी, नाइट्रेट में एक आपका बॉन्ड कैसा था, कोऑर्डिनेट। तो जहां 4 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, वहां पे एक बॉन्ड कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर। फिर से सुन लो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड सिर्फ इसलिए बना सकता है क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर अपना दे देगा। आपने पढ़ भी रखा है, 3 टाइप की बॉन्डिंग सबने पढ़ाई होगी आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान सुनना, मैं बहुत तेज कभी भी पढ़ाती हूँ, मुझे पता है। इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। सही की गलत, सही ना, क्यों, क्योंकि उसमें भी शेयरिंग होती है, लेकिन शेयरिंग क्या होती है, एक ही स्पीसीज की तरफ से, मतलब एक ही शेयर करता है। वो कंप्लीट दिया नहीं है अपने बॉन्ड, कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन उसने दिया नहीं है, उसने शेयर किया है एट द टाइम कि आप भी स्टेबल हो जाओ, बस इसलिए। तो यहाँ पे ये जब लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट आता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात आती है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमको और बता दीजिए, एक क्वेश्चन हमको और बता दीजिए, इतना हो जाए तो बताइए। इधर CH3OH KCN प्रोडक्ट बता दीजिए क्या होगा, क्या होगा। और CH3Cl KCN प्रोडक्ट बता दीजिए क्या होगा।
जल्दी बता दीजिए, ए और पी। पहले में क्या होगा, CH3CN ना, बस यही बात गलत है और ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मिथाइल अल्कोहल कभी भी रिएक्शन नहीं करता, ध्यान रखना, बस यही हमें जनमाना था, सही बात। मिथाइल अल्कोहल जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, ऑर्गेनिक में याद करो, तो आप स्टार्टिंग कहां से करते हो, इथेनॉल से। ये गैसियस होता है, इसको आसान नहीं होता रिएक्शन करना, तो ये तो भूल जाओ, ये बात खत्म कर दो, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट सबको पता है, जो तुम लोग बनाना चाहते हो क्या है, CH3 और CN, ये सही है। मेरा सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा एक दिमाग को कंट्रोल करना ये था कि तुमसे यहाँ भी प्रोडक्ट यही बन रहा है, देखो क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया खटाक से, OH माइनस और CH3 प्लस तोड़ दिया और यहाँ पे CN का क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो यही मुझे बताना है कि मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन नहीं होती है, लिख लीजिएगा ये बात, और इसको लिख लीजिएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अच्छा, रही बात अभी कभी कभी एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल अलग चीज है, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, नहीं क्या हो रहा है, वो अलग बात है। ठीक, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिखिए बेटा। मैंने बताया ना, मिथाइल अल्कोहल पहली बात तो आपको पता है पॉइजनस होती है, यूज ही नहीं की जाती है। सबसे पहला, गैसियस भी होती है, पॉइजनस होती है, पढ़ा है कि नहीं? आपने सुना होगा, जब आपने अल्कोहल पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा आपको, तो अल्कोहल में सबसे पहले स्टार्टिंग इथेनॉल से होती है। जो मेथनॉल है, मेथनॉल कभी सुना होगा, शराब बनाते हैं लोग और पी जाते हैं ना, तो वो इसको कच्ची शराब एक तरीके से बोल देते हैं, और ये पॉइजनस है। अब बताओ, हम पॉइजनस चीज ला करके लैब में काम करें तो नहीं पॉसिबल है, ये पॉइजन ही क्रिएट करेगी। तुम मेथनॉल लाओगे यहाँ रिएक्शन कराने, मरे पड़े रहोगे। तो मेथनॉल एग्जाम्पल लेना ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। स्टार्टिंग कहां से होगी, इथेनॉल से। ठीक है, चलो ये सब आप अपने दिमाग में रखिए स्टोर करके, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डालो हेड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, वो तो लॉफिंग गैस होती, पॉइजनस नहीं होती, पॉइजनस नहीं है, वो हंसाती है, वो लॉफिंग गैस है। वो हाउसफुल मूवी देखे हो, लास्ट पार्ट देखे हो, उसमें सब सही बात कहो, गुस्से वाली बात कहो, तब भी सब हंसते रहते हैं क्योंकि वहां पे कौन सी गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड आपकी ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या है, पार्टिसिपेट करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अम्ल वर्षा में NO2 और SO2। अभी मैंने कहा ना, बहुत क्या कर सकते हैं, ऐसे है ही कंटेंट ही, कभी फिजिक्स उठा लो, कभी केमिस्ट्री उठा लो, इतना तो है, क्या कर सकते हैं बताओ। फिर भी बहुत कोशिश करो लॉजिकल बिठाने की, तो भी लॉजिकल आता है समझ में, लेकिन बहुत आसान नहीं होता ब्रेन को लॉजिकल करना। डालो हेडिंग फॉस्फोरस, जल्दी डालो, और जो हम बोले वो उतना ही लिखो। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, फॉस्फोरस से कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, अपरूप। कार्बन के कितने होते हैं, 3। कौन कौन से थे, आइसोटोप है वो, तुम हमेशा यही बताती हो। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिलिस्टर फ्लोरीन ना। और इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसके भी लिखो फटाक से 3। पहला लिखो व्हाइट, पहला व्हाइट, दूसरा रेड और तीसरा देखो यहू ब्लैक, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लैक। देखो ये सब आ जाएगा तो तुम पक्का फंस जाओगे, क्योंकि ये रटने वाला तो बिल्कुल याद नहीं रहता है, थोड़ा लॉजिकल फिर भी याद रहता है। व्हाइट, ब्लैक, रेड। चलो डालो व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, येलो नहीं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। येलो फॉस्फोरस नहीं होता नहीं, येलो फॉस्फोरस नहीं होता। कहाँ बुक में दिया है, देखो मिक्सचर ना बना दे व्हाइट, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कहाँ से दिया है। और हम एक बार बता दें, अभी लेटेस्ट हम 2-4-10 दिनों में हम गूगल पे भी बहुत कुछ स्टडी किए हैं, बहुत कुछ मिसप्रिंट रहता है जब से चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी से तुम कोई भी क्वेश्चन उतरवा लो, इतना गंदा गलत बनाता है, इतना गलत बनाता है, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, इसलिए मेरी बात सुनो पहले, हम पूरा एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। व्हाइट येलो फास्फोरस दिया है।
अरे तुम व्हाइट याद रखो बस, व्हाइट याद रखो बस। और जब तुम्हें लगे कि हाँ मान लो गलती से एग्जाम में येलो आ गया, तो तुम याद रखना तुम्हें व्हाइट ही पढ़ाया गया है, और व्हाइट को ही तुम येलो मान लेना, गलती से मान लेना कि हाँ ये येलो लिख दिया है, उसको कलर की दिक्कत आ गई थी। ठीक, लिखो। ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट समझते हो ना, पारभासी। पारभासी मतलब उसको जब उठाओगी देखोगी तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखेगा उसके आर पार, और पूरी तरीके से, हाँ ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट पूरा पारदर्शी होता है। पारभासी क्या होता है, जो क्या हो, थोड़ा सा दिखे और थोड़ा थोड़ा ना दिखे, धुंधला दिखना। लिख लो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट LUCENT, ब्रैकेट में चाहे लिख लो पारभासी। नेक्स्ट लिखो पॉइजनस, खाली मेन वर्ड लिखो बस, पॉइजनस। दूसरा बोला है मैंने, वो ब्रैकेट में लिखो पारभासी, ये बोला था। नेक्स्ट लिखो पॉइजनस, कैसी होती है ये, जहरीली होती है, पॉइजनस। और तीसरा पॉइंट लिखो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर इनसॉल्युबल। ये याद ही होना चाहिए, इसमें कोई भरोसा नहीं है, कब स्टेटमेंट बना दे कब क्या कर दे। इनसॉल्युबल इन वाटर, लिखो सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। और कारण होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2। इधर सुनो, इधर कभी जिंदगी में तुमसे आ जाए क्वेश्चन कि तुम्हें कोई भी ऐसा ए सब्सटेंस दे दिया जाए, एक ए सब्सटेंस है दे दिया गया, और तुमसे कह दे कि ये CCl4 में घुलेगा, CCl4 में घुलेगा कि वाटर में घुलेगा, ठीक है, कि आपका CS2 में घुलेगा। ध्यान सुनना, जब कभी ऐसी कभी भी बात आए तो याद रखना ये सब में तब घुलेगा जब उसका ज्यादा कैरेक्टर कैसा हो, कोवेलेंट। क्या हो, कोवेलेंट। और कोवेलेंट में भी क्या हो, नॉन पोलर। क्या हो, नॉन पोलर। पानी में वो तब घुलेगा जब वो क्या हो, पोलर। अब इससे एक दिमाग में आइडिया बन गया कि जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस हमारा कैसा है, किस बिहेवियर को रखता होगा, कोवेलेंट, वो भी नॉन पोलर ना। फिर से सुन लो, जितने लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं, क्या बोला हमने, ऑर्गेनिक में, उनका 99% चांस क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट कैरेक्टर। और जो लोग किसमें, वाटर में सॉल्युबल हैं, वो कोवेलेंट हो सकते हैं, वो आयनिक भी हो सकते हैं, लेकिन 90% वो आयनिक होंगे, और कोवेलेंट में भी अगर होंगे भी तो क्या होंगे, पोलर। क्या होंगे, पोलर। ठीक है, लिख लो ये बात नोट करके, लिख लो। वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं वो कैसे होंगे, आयनिक या पोलर, आयनिक या फिर पोलर कोवेलेंट। ठीक है, क्लियर। और CCl4 CS2 में जो आ जाए वो कोवेलेंट और ऑलमोस्ट नॉन पोलर। और ये तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब तुम पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह, वहां पे क्वेश्चन आता है। एक बार तो ये क्या कहते हैं, बोर्ड वालों ने क्वेश्चन बनाया था कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक, दो टाइप की होती है ना, SN1 SN2। क्वेश्चन आया था कौन सा ऐसा है, कौन सा पार्ट है मतलब, जिसमें आप जितना पोलर सॉल्वेंट डालोगे उतना रिएक्शन तेज होगी। बता दो तुम लोग आंसर। SN1। क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा ऐसा आपका रिएक्शन है, मतलब कौन सा टाइप है SN1 या SN2, जिसमें आप जितना पोलर सॉल्वेंट डालोगे उतना रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। कौन है, 1। कारण यहीं पे तो तुम लोग खत्म होते हो, किसी तरह वो टकरा गया था जिंदगी में। कारण बताओ, उसमें लिखा रहता है ना ये चीज, लेकिन अब आगे रीजन आ जाए तब, जैसे अभी तुम इस पे नहीं गई कि हाँ ये भी जिंदगी में एसर्शन बना दिया बहुत सही कि SN1 क्या करता है आपका, ऑन पोलर सॉल्वेंट को ऐड करने पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। अगला रीजन बना देता तब। ये सोच के पढ़ा करो बस, वही यही तुम नीट और जेई वालों की यही खासियत है। ठीक है, उसका कारण है पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, शायद याद हो तुम्हें। तो जितना पोलर रहेगा उतना वो न्यूक्लियोफाइल को खींचेगा। सोचो, माइनस होता है ना न्यूक्लियोफाइल, तो उतना ज्यादा चांस है क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। सबको रीजन के साथ पढ़ो, वरना धोखा इसी में तुम लोग खाते हो। चलो छोड़ दो।
हमें क्या बताना था, हाँ एक चीज और लिख लो, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है, लिख लो रिएक्टिव, रिएक्टिव यानी अनस्टेबल, ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। P4 से रिप्रेजेंट करते हैं, P4 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। सभी फॉस्फोरस को ऑलमोस्ट किसे रिप्रेजेंट करते हैं, P4 से करते हैं, याद रखना। बात कर ले हाइब्रिडाइजेशन, हाँ इसका आंसर बता दो जरा, तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कौन बता रहा है? sp3, नो डाउट। क्यों? क्योंकि चारों के चारों ऐसे जुड़े होते हैं ना, यही P P P, राइट, ऐसे जुड़े होते हैं। बीच में इनके क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये P4 है, नो डाउट। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, सही है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, सही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड कितना एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ, हाँ चेक करके हमको बताना, जिंदगी में कभी टकरा जाए तो, कभी जिंदगी में टकरा जाए तो हमको बताना। नेक्स्ट डालो हेडिंग रेड फॉस्फोरस, 60 डिग्री होता है, याद रखना 60 डिग्री होता है वो, 60 डिग्री। यही तो बात है कि वो पहली बात देखो क्या बन रहा है, वो टेट्राहेड्रल दिख रहा है। और ये जो तुम लोग खट्टे खट्टे बोल देते हो ना, सोचा करो पहले कि क्या बोल क्या रहे हो, ठीक है। चलो लिखो रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस का बेसिक यूज जो है इन्हीं का, रेड फॉस्फोरस को बनाने के लिए। आगे हीट करेंगे अभी हाई प्रेशर पे ले जा करके, ठीक है। तो वो सब छोड़ दो, अभी तुम रेड फॉस्फोरस लिखो, जो मैं इंपॉर्टेंट बता उतना लिख लो। अभी मैंने फिर बता दिया क्या करना है, व्हाइट फॉस्फोरस को क्या करो, हीट करो। थोड़ा टेम्परेचर याद कर लो, वैसे तो मुझे लगता नहीं याद करना चाहिए, बट स्टिल याद कर लो। लिख लो 573 डिग्री पे, ऐसे लिखो व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को 573 डिग्री पे अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो किसमें बदल जाता है, रेड फॉस्फोरस में, ठीक है। रेड फॉस्फोरस। अब ये जो 573 लिखा है, ये सेल्सियस होगा कि केल्विन? हाँ केल्विन ही होगा, ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब देखो इसका यूज किया जाता है, तुम्हें पता है वो जो माचिस की डिब्बी नहीं होती है, मैचिस्टिक बॉक्स, उसका जो रेड पूरा वो जो बनाया ही जाता है वो उसी का बनाता है। यानी एक चीज तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है कि उसको अगर आप फ्रिक्शन लगाओगे तो जलने लगेगा ना, जलने वाला है, ये बात क्लियर है। अच्छा क्या ये पॉइजनस है कि नहीं? नहीं है। पॉइजनस होता तो तुम्हारे घर में ही नहीं होता। जो चीज पॉइजनस होगी वो घर में नहीं रखी जाती है, वो जलाना अलग बात है। वो तो जला के तुम आग किसी से भी लगा दो, आग तो अलग बात हुई ना, पॉइजनस कैसे हुआ? पहले तो माचिस की डिब्बी सुंगा देते मर जाते, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन पॉइजनस। ये बता दो स्मेल होती है कि नहीं? हे भगवान, माचिस की डिब्बी से कौन सी स्मेल आती है? अब तुम्हें इतना अच्छा एग्जाम्पल बता दिए, उसी से बताओ ना। नहीं होती, लिखो ऑर्डरलेस। कुछ भी बोलोगी यही है क्या, ऑर्डरलेस। और क्या है, नॉन पॉइजनस। चलो एक क्वेश्चन मेरा और बहुत अच्छा, अगर उस माचिस की तीली को उठाएं हम और पानी में भिगोएं तो क्या घुल जाता है तुरंत? तो इनसॉल्युबल इन वाटर। कितना सही, अगर माचिस की डिब्बी याद कर लो, उससे तुम्हें सारे रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी याद हो जाए। तो किसमें घुलेगा? कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि वो आयनिक नहीं है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर को ही फॉलो कर रहा है। लिख लो। एक क्वेश्चन और पूछे, व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? भैया व्हाइट वाला, तभी तो ये रिएक्शन हो रही है। सोचो, अभी बताया था मैंने, कॉमन सेंस लगाओ। अभी मैंने बोला था कि ये तभी रिएक्शन करता है जब इसको क्या बनाना होता है, रेड फॉस्फोरस। तो व्हाइट, अच्छा तुमको एक चीज सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स से सिखाए थे, हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ चीज जाती है ना। तो व्हाइट किस में जाता है, रेड में, यानी व्हाइट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और रेड जो है वो लेस रिएक्टिव। जल्दी लिखो। अब इसी P4 को ऐसे जोड़ते जाओ आगे, ऐसे P4 को आगे क्या करते जाओ, आगे देख रहे हो, ऐसे साइकिल बनाते जाओ तो क्या बनता जाएगा आपका, रेड फॉस्फोरस। बस ये एक ब्रांच चेन है किसकी, P4 की। P4 की क्या है, ब्रांचिंग, जब जोड़ दोगे और। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन,
सिंगल बॉन्ड sp3, नो डाउट, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ठीक, चलो आगे। एक क्वेश्चन हम देते हैं, स्टेटमेंट वाइज जरा लिख लीजिए और आंसर बता दीजिए। द बॉन्ड एंगल बिटवीन ये फिगर बनाइएगा, ये फिगर पहला, ये केवल इतना फिगर बनाना है आपको। द बॉन्ड एंगल बिटवीन फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस इज 60 डिग्री। स्टेटमेंट वन ये हम बता चुके हैं और सही भी है, नो डाउट। ठीक, द बॉन्ड एंगल बिटवीन पीपी इन फॉस्फोरस, और वो भी क्या लिख लेना, व्हाइट फॉस्फोरस लिख लेना, ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई भी बात है, कोई भी फॉस्फोरस है, मतलब एक ही को ध्यान रखना है। व्हाइट फॉस्फोरस कितना दिया है, इज 60 डिग्री। कितना दिया, 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, स्टेटमेंट सेकेंड, दिस कॉज एंगुलर स्ट्रेन, दिस कॉज एंगुलर स्ट्रेन, दिस कॉज एंगुलर स्ट्रेन बिटवीन पी, मतलब कि पी एंड पी, देख रहे हो ये तीन पी, भाई ये तीनों पी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दिख रहा है ना, इन तीनों पी के बीच में क्या कॉज करता है, एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, क्या ये बात सही है, हाँ वो सामने दिख ही रही है ना। कभी भी याद रखना, ये जो 60 डिग्री का कारण है, और एक चीज और बता दें, अभी तुम लोग थोड़ा सा और पढ़ोगे जब ऑर्गेनिक में, तो आपने सुना होगा जितना भी साइक्लिक मेंबर होते हैं जो 3 वाले, 3 रिंग वाले ना, ऑलमोस्ट 60 डिग्री होते हैं ना, याद आ रहा है कि नहीं। अब वो 60 डिग्री वाले हमेशा अनस्टेबल इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, राइट। और जितनी बड़ी यहाँ चेन बढ़ती जाती है कार्बन नंबर, उतना वो क्या होता रहता है, स्टेबल, इसीलिए 6 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पढ़ा है ना ये। और यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन क्या है, ज्यादा, तो वैसा ही तो आपको ये दिख रहा है इतना, देखो दिखा, तो दोनों ही बात सही है, लिख लीजिए, देखिए बोथ आर करेक्ट। हाँ, एंगुलर स्ट्रेन हमेशा स्टेबिलिटी घटाता है, डिस्टर्ब करता है। सुनो मेरी बात, अपने आप को सोचो, तुम अभी नॉर्मल जोन में बैठे हो, तब स्टेबल होगे। स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर जनरेट करना, ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर कोई जनरेट करे तब तुम स्टेबल रहोगे, बस उतने समझ जाओ। बस स्ट्रेन कुछ है नहीं, स्ट्रेन इज जनरली प्रेशर। शुद्ध भाषा में क्या है वो, आप देखो, बात ये है ना, ये सब फिजिक्स में डिफरेंशिएट करता है। बता दे क्यों, जब आप पढ़ते हो ना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस की पढ़ते हो साथ में, तब तुमको पता जाता है कि जब एक रबड़ को खींचते हैं तो उसको स्ट्रेचिंग कहते हैं ना, याद आ रहा है। ऐसे ही जब किसी को क्या कहते हैं, अरे यार उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो लिक्विड पाइप जो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रेशर वाली, तो उसके लिए अलग टर्म देते हैं, जबकि सबका मतलब कहीं ना कहीं तनाव ही होता है। देखा है ना, सॉलिड पे टेंशन सरफेस होता है कि नहीं, रहने दो, सॉलिड पे सरफेस टेंशन होता है कि नहीं, सॉलिड पे रहने दो, हम नहीं पूछेंगे, छोड़ो, बात खत्म करते हैं यहीं पे। डालो हेडिंग ब्लैक फॉस्फोरस। हम कहते रहे फिजिक्स में हम पी भी नहीं पूछेंगे तुम लोगों से, क्योंकि वो तुम्हारा प्रेशर जोन, वैसे पी फॉर प्रेशर, पी फॉर फिजिक्स। ब्लैक फॉस्फोरस, चलो ये इंपॉर्टेंट है, और इसके 2 टाइप होते हैं, लिख लीजिए फटाक से। ब्लैक फॉस्फोरस के सिर्फ 2 फॉर्म है, अल्फा और बीटा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ब्लैक फॉस्फोरस के कितने फॉर्म है, अल्फा और बीटा। इसको कैसे बनाओगे, रेड फॉस्फोरस को हीट कर दो, किसको हीट कर दो, मतलब कि फॉस्फोरस को हीट करते जाओ, अगला फॉस्फोरस मिलता जाएगा। ठीक, ज्यादा पढ़ना नहीं, आता होता है नहीं, बस अल्फा बीटा याद रखना, बस कि अल्फा बीटा किसके टाइप है। ठीक, एक चीज और, ज्यादा सबसे ज्यादा, आप बताओ इन सब में सबसे स्टेबल फॉस्फोरस कौन सा होगा, हाँ ब्लैक ही होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन बन रहा है, जो जितना प्रेशर उस पर बनता है जाकर के वो सबसे स्टेबल, जैसे कोयला ना बहुत हाई प्रेशर पे बनता है ना, तो याद रखना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने ये बना तो लिया, अब मुझे बता दो वाटर सॉल्युबल, तो ये एक इकलौता ऐसा फॉस्फोरस है जो पानी में क्या होता है, घुलता है। लिख लीजिए, ब्लैक फॉस्फोरस क्या है, वाटर सॉल्युबल। अगर वाटर सॉल्युबल है तो कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल, क्योंकि उल्टा करेक्टर रखेगा।
इथाइल येलो फॉस्फीन, उस दिन हमने पूछा था फॉस्फीन का फॉर्मूला। फॉस्फीन क्या होता है? फॉस्फीन अभी भी नहीं याद है? उस दिन क्वेश्चन आया सब उसी में एरसाइन आया था, अरसाइन याद आ रहा है मुझे। एरसाइन से सब कंफ्यूज हो गए थे, ये क्या होता है। जैसे अमोनिया के लिए अमाइन यूज करते हो, वैसे फॉस्फोरस के लिए फॉस्फाइन यूज कर लेते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि अमोनिया का NH3 फॉर्मूला था, तो फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है? PH3। आर्साइन का फॉर्मूला क्या होगा? आर्सेनिक के साथ 3 हाइड्रोजन लगा लो, कंफ्यूज हो जाता है तुम लोग। लिखो PH3। PH3 खाली इसका रिएक्शन का प्रोसीजर याद कर लो। लिख लो कैल्शियम फॉस्फाइड को, कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फाइड पूछा गया है, प्योर फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होगा? Ca3P2, यही होगा। इससे तो सब लोग सेटिस्फाइड है। कैल्शियम की वैलेंसी +2, फॉस्फोरस की -3, क्रॉस कर दो ना, तो कैल्शियम फॉस्फाइड बना। इसका रिएक्शन जब आप कराते हो वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ क्या? डाइल्यूट एसिड, याद रखना, ठीक। तो आपको पता है ये क्या है? आपका मेटल है। मेटल हमेशा, चलो छोड़ो पहले, ये इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और क्या बन जाएगा आपका? PH3। क्या बनेगा? PH3, ध्यान रखना, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अगला लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसका, कलरलेस गैस। फॉस्फीन कैसी है? कलरलेस गैस। स्मेल कैसी है? रॉटेन एग। अमोनिया सुने हो ना, वही भाई है ये, रॉटेन एग। और भैया पॉइजनस, इसीलिए लैब में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे आप लोग। कैसी होती है? पॉइजनस। इसकी एक खासियत है कि ये धुआं धुआं जैसी दिखती है, गैस है ना, तो ये धुआं जनरेट करती है। तो आपने कभी देखा होगा, अब देखो उसमें हम लोग ऐसी चीजें मिलाते हैं कि पहले रिएक्शन हो जाए ताकि उसका पॉइजनस करेक्टर खत्म हो जाए। पहले तुम लोग धुआं कर दो, मार वार के फेंक दो किसी को, ठीक है। तो सुनो, जो पहले आप मूवीज देखते थे या अभी भी जो शादी वादी देखते हो ना, शादी ब्याह में जब जयमाला पड़ता है और याद आ रहा है स्मोक जनरेट करते हैं ना, तो इसका यूज किया जाता था। लेकिन पॉइजनस इसमें कुछ और भी चीजें मिलाई जाती थी, ऐसा नहीं अकेले। तो याद करिएगा, लिख लीजिएगा, लिखो इसको क्या कहते हैं? इसको स्मोक स्क्रीन बनाने में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन, जहां हमको ऐसे स्मोक जनरेट करना है वहां इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। और सुनो, जहां जहां पे ये जलता है, जहां जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है कहीं गलती से ही, वहां पे अब तुम्हें धुआं जैसा सिग्नल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो उस सिग्नल को कहते हैं होलमेज सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि दो चीज, एक तो स्मोक स्क्रीन, एक आपका क्या है? होलमेज सिग्नल। बेटा हमने कहा सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलना प्लीज, ये मत भूलना, अगला क्वेश्चन हो सकता है यही हो। चलो हो गया, बहुत कुछ हम पढ़ा चुके, खाली जो बच्चा है वो वही हम बता रहे हैं। लिखो PCl5 और PCl3। नहीं नहीं, PCl5 को लिखो, लिखो PCl5। पढ़ाएंगे नहीं, बस उससे कुछ पूछेंगे तुम लोगों से क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा चुके हैं PCl5। PCl5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। हाउ मैनी एक्सियल बॉन्ड्स? हाउ मैनी एक्सियल बॉन्ड्स? हाँ लिखते जाओ फटाक से, जो आंसर बोले। एक्सियल बॉन्ड कितने हैं? 2। इक्वेटोरियल 3। याद आया? एक्सियल के बीच में एंगल 90 + 90 होके क्या हो जाएगा? एक्सियल एक्सियल के बीच में कितना है? 180, राइट। और इक्वेटोरियल 120। ये सब बातें हो चुकी है ना। अब क्वेश्चन, असली क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। लिखो स्टेटमेंट 1। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड, bond length of axial bonds in PCl5 is greater than bond length of axial bond in PCl5 is greater than bond length of
बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। सही कि गलत? असली क्वेश्चन मैंने कहा था अब स्टार्ट होगा। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? इक्विटोरियल का ज्यादा है कि एक्सियल का? एक्सियल का ना, क्यों? लिख लो, सही है, स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? मजबूती? उल्टा हो जाएगा। हमने लेकिन बताया था अगर बॉन्ड बड़ा है तो मजबूती कम है। लिख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट उल्टा होगा, ये भी लिखो। बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट क्या होती है? अपोजिट। इसीलिए जब PCl5 टूटता है तो दोनों क्लोरीन जो कहां होते हैं? एक्सियल पे, वो बाहर आ जाते हैं। फिर से सुन लीजिएगा ये। अब क्वेश्चन ये ठीक है थोड़ा सा कि जब Cl2 निकलता है, क्या निकलता है? जब आपका PCl5 को आप बचपन से क्या करते हैं? हीट करते आ रहे हैं, तो आप फटाक से लिख देते हैं क्या? PCl3 और Cl2। ये वही Cl2 है, कौन सा? कौन से वाले हैं? एक्सियल वाले। अगर ये क्वेश्चन पूछता तो एक बार अटकते जरूर, जबकि तुम्हें पता है कि क्योंकि एक्सियल वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है ना, वीक है ना, तो जल्दी से टूट जाएगा। लिख लो। और अच्छा है, ये मैंने फिर कहा, जो चीज अच्छा है वो अच्छा ही है। एक्सियल इज मतलब जो तुम्हें नहीं आता वो बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए। उस दिन हमने आपको सारे ऑक्सो एसिड पढ़ाए थे फास्फोरस के ना, याद होगा। फास्फोरस के हमने आपको क्या पढ़ाए थे? ऑक्सो एसिड। अगर आप लोग को याद हो थोड़ा बहुत तो, जो लोग थे, अच्छा कुछ जो थे वो आज नहीं है। एक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। लिखो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला बनाओ पहले, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। अच्छा क्वेश्चन है। H4P2O6। और किसी का बना? लिख लो। देखो, एक हमने पढ़ा था हाइपोफॉस्फोरस, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा आप। हाइपोफॉस्फोरस, इसका हमने सीधे क्या बताया था? H3PO2 ना, यही था। और आज हमने अभी बोला है हाइपोफॉस्फोरिक। क्या होगा इसका फॉर्मूला? H4P2O6। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने एक अभी डिस्कशन किया था। क्या कहा था? H इधर और क्या लिखा इधर? 3 H थे ना, OH और OH। ये और इसका बनाओ, P 2 है ना, 2 P को ऐसे ही जोड़ लो। क्या कर देना? एक OH इधर, एक OH इधर, 4 है ना, एक OH इधर, एक OH इधर, और आपको क्या बनाना है साथ में? यहाँ पे O। देखो, ये आपसे पूछा गया है। अब बता दो पहले कि ये रिड्यूसिंग है कि नहीं है। क्वेश्चन ये बता दो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज रिड्यूसिंग और नॉट? मैंने कहा था रिड्यूसिंग होने के लिए आपका पीएच बॉन्ड होना चाहिए। कहाँ है पीएच बॉन्ड? तो क्या हुआ? नहीं हुआ ना। इधर सुनो फिर से, अगर आपको रिड्यूसिंग चेक करना है तो क्या होगा आपका? क्या होना चाहिए? पीएच बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है,
और मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा ये होगा, हाँ ये मुझे गड़बड़ लग रहा था, ये H होगा और ये आपका O होगा। अब सही है ये, वही मैं कहूँ, क्योंकि आप उस दिन हम लोग जब डिस्कस किए थे तो इसके अंदर याद करो क्या थे, 2 pH बॉन्ड, याद आ रहा है, 2 pH बॉन्ड थे। तो ये क्या है, इसमें आपके pH बॉन्ड है, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एसिड है, जबकि ये क्या है, रिड्यूसिंग एसिड नहीं है। लिख लो पटाख से, लिखो रिड्यूसिंग एसिड है कि नहीं है। हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 5 ही रहेगा ना सब में, वैसे भी ऑक्सो एसिड में ऑलमोस्ट मैक्सिमम ही रहता है, ठीक है। और एक हमने आपको और बताया था कि पर ऑक्सी लिंकेज, याद रखना ना, जहां ज्यादा ऑक्सीजन दिखने लगे, जहां ज्यादा ऑक्सीजन दिखे वहां क्या रखना, पर ऑक्सी लिंकेज रहेगी, ठीक। इसके अलावा इतना क्लियर है, इसके पहले वाला लेक्चर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ बताया था, सारे ऑक्सी एसिड ऑलमोस्ट बताए थे, ठीक है। इवन मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, शायद याद हो, कि H2SO4 और H2SO3, याद आया, मैंने क्वेश्चन पूछा था इसमें से कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। ये सब कॉन्सेप्ट हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, बताओ आंसर। ऑक्सीडाइजिंग भी हो और रिड्यूसिंग भी हो, कौन होगा, सेकेंड। कारण क्या था, मैंने कहा था अगर इंटरमीडिएट क्या आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट, याद आया, इसकी क्या थी, +4 है शायद ना, और इसकी क्या है, +6, और ये +4 किसमें किसमें जा सकता है, +2 में भी जा सकता है, और इधर कितना, +6 में भी जा सकता है। तो ये क्या कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और अपना रिडक्शन भी कर सकता है, इसलिए क्या होता है, बोथ। रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सब बातें हो चुकी हैं। उस दिन हमने एक क्वेश्चन और पूछा था ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपको 3D सीरीज का, हाँ 3D सीरीज का सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। चलो इधर देखो, छोड़ो अभी बात कर लेंगे उसका। इधर देखो PCl5, हमको सिर्फ 3D सीरीज का ही चाहिए, और तो नीट वाला अलग से क्वेश्चन पूछता है, वो तो अलग बात है, लेकिन 3D सीरीज का आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से लो, अगर PCl5 को हम डाइमराइज कर दें, क्या कर दें, डाइमराइज, और इसको साथ में यूज कर लें एक्वस, मतलब एक्वस सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, PCl4 प्लस और PCl6, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिख लीजिए। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसकी क्या होगी sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल ना। क्या ये पॉसिबल है, पहले ही बता दिए ये पॉसिबल है, ये अब सही बात पे आए हम लोग, मुद्दे पे बताओ, ये वाला पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है, लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल है, जब तक टेट्राहेड्रल है पॉसिबल है, sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 6 Cl आ गए हैं और D की जरूरत पड़ेगी, और नाइट्रोजन में D सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मैंने कहा था एक दिन, इसका सबसे बेस्ट तरीका होता जानने का, कमरे को काउंट करिए, अगर D है तब तो वो अपनी वैलेंसी क्या करेगा, एक्सपैंड, तो ऑक्टाहेड्रल वो पॉसिबल नहीं है, लिख लेना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और ये बताओ, ये एक देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरीन मान सकते हैं नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर तुमसे एक जनरल केस में कहे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी +5 तक जाती है,
देख लेना जा करके, ठीक है। वो कब जाती है? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऐसे क्योंकि देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, तो इससे कंपेयर करो, NH4 पॉसिबल है कि नहीं अमोनियम आयन, ठीक है। चलो क्या कह रहे हो? हाँ देखो मैंने कहा ना ये अनस्टेबल है नो डाउट, लेकिन अगर आपसे पूछे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे क्या होता है, दो चीजें होती है। एक क्या होता है कि कहीं कहीं कुछ चीज दिखती है लेकिन वो हमेशा नहीं दिखती, वो अनस्टेबल है। तो अच्छा पॉसिबिलिटी इस बेसिस पे है कि अगर हम डी की बात करें तो डी नहीं है तब भी ये अपने क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ही तो, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कर लूं, ऑक्टेट ही तो फॉलो कर रहा है, तो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन फॉलो करेगा, ठीक है। ओके मेरी बात समझना। जबकि अगर हम साइज के बेसिस पे बात करें तो ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबिलिटी अलग हो गई और पॉसिबिलिटी अलग हो गई। पॉसिबल का मतलब है कि बनेगा ही नहीं, और अनस्टेबल का मतलब क्या है कि बनेगा लेकिन क्या है, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कारण कुछ और है। तो दो तीन चीजें होती है, सब डिफरेंस हमेशा यही सब केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा है। जल्दी करो, किसी के पास नीट वाला क्वेश्चन वाली बुकलेट है? क्वेश्चन वाली तो बुकलेट होगी, लाओ। किसी के पास क्वेश्चन बुकलेट नहीं है? चलो कोई नहीं कोई नहीं, है तुम्हारे पास? हाँ एस F6 की ज्योमेट्री क्या होती है? और मुझे लगता है इसकी ज्योमेट्री वही लोन पे आएगा, लेकिन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। F6 है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो मैंने यही चीज सीखी थी, थोड़ा ध्यान सुनना, ये बहुत अलग चीज है। केमिकल बॉन्डिंग जब सर ने पढ़ाया होगा तो देखो XeF6, पहली बात तो ये आपका ग्रुप 18 का है। किसका है? ग्रुप 18 का है। तो ये क्या करेगा, ये 6 बॉन्ड बना लेता है। ये क्या करता है? 6 बॉन्ड, ये अरे यार थोड़ा रुक जाओ, स्ट्रक्चर से सीखो। Xe के पास पॉसिबिलिटी ये है कि ये 6 के 6 क्या करेगा, बॉन्ड। F6 है ना, तो ये F, ये भी क्या है, F, और बीच में कहीं क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर। अब क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको थोड़ा धक्का देता है ना, तो ये जो F6 वाली ज्योमेट्री जो बनती है, कभी भी याद रखना AB6, आपने नाम सुना होगा। AB6 वाली ज्योमेट्री हमेशा क्या जाती है, डिस्टॉर्टेड, मतलब सॉरी ऑक्टाहेड्रल, क्या जाती है, ऑक्टाहेड्रल। और इसी में अगर इन्वॉल्व हो जाए क्या, एक लोन पेयर, क्या हो जाए, लोन पेयर, तो ज्योमेट्री हो जाती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये होता है। और थोड़ा हायर लेवल में जाओगे तो इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री दी होती है, बहुत टाइप की होती है। प्रिज्म कोई बनाता है, कोई प्रिग्मेटिज्म बनाता है, बहुत टाइप की होती है। लेकिन इस तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग इतना ही, एक बार चेक कर लेना कि जब कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे तो क्या होती है, वहां पे डिस्टॉर्टेड हो जाती है लोन पेयर की वजह से। जैसे इसका ये था, इसका याद होगा XeF4, क्या होती है इसकी शायद प्लेनर होती है ना, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये 4 प्लेन में ये फिट होता है और 2 लोन पेयर नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अपनी बुक से, जैसे हमको एकदम हमको कभी ज्योमेट्री याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है, वैसे आसान नहीं होता लेकिन बना लो तो थोड़ा आसान। जैसे अब ये देखो, ये मुझे दिखता था कि हाँ ये स्क्वायर जैसा मतलब बन जाएगा शेप, और इसके ऊपर 2 कौन बैठा है, अब वो एक्सपोर्ट ही हो जाएगा, पहले प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। नहीं, वो सारा फाइल लोड करेगा, फिर उसका भी स्कैनर देगा, हाँ कि इसको भेज दो जहां भी मन करे। देखो इधर, इस पे क्या बैठा है, ऐसे लोन पेयर। तो मुझे थोड़ा सा ना ये जैसे 4 ऑप्शन जब दिखता है ना तो आसान हो जाता है, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं कभी बहुत ज्यादा वो जो तुम लोग फॉर्मूला से निकालते हो ना, एक फॉर्मूला होता है मुझे पता है, लेकिन उसको हाँ बैठ करके निकालते हो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, हम वो सब कभी यूज नहीं किए, मतलब वो थोड़ा सा हो जाता है। और जेनॉन वाली सबसे आसान होती है। मुझे एक दिन एनसीईआरटी बुक और चाहिए, अभी एक दिन मैं पी ब्लॉक और लूंगी एक दिन, और उस एक दिन के पी ब्लॉक में मैं सारे के सारे बस यही काम मुझे कराना है, क्योंकि सर ने मुझे भरोसा है कराया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, यही है, लेकिन मुझे सबका उठा करके एक साथ लिखाना है कि किसका क्या हाइब्रिडेशन है।
वरना जिसको केमिकल बॉन्डिंग आता है उसको ये सब पूछना ही नहीं पड़ेगा, है तो ये केमिकली बॉन्डिंग का पूरा पार्ट ना। अब जैसे ये भी तुमसे पूछा जाता है HCOF2, बताओ क्या है इसका शेप? ज्योमेट्री क्या है? बता दें, कभी कभी वो फॉर्मूला काम नहीं करता, हम ये भी बता दें। हम आज तक इसलिए वो फॉर्मूला नहीं सीखे, मतलब हमारे लिए हमें लगता है हमारे टीचर ने कुछ बता दिया होगा, हमें नहीं समझ आया, गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन वो फॉर्मूला हर एक जगह फॉलो नहीं करता, गड़बड़ा जाता है कहीं कहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बता दीजिए। जल्दी करिए। बताओ। अच्छा XCF2 का बता दो, F2 का, XEF2 का। लीनियर, हाँ लीनियर, लोन पे आ रहा है। XCOF2 का क्या होगा? इसका किसी का नहीं निकला, टी शेप होता है, हाँ टी शेप। अब ये निकालो ना बैठ करके, कैसे निकालोगी? और आसान है, बहुत बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा सा जैसे इसको देखो। एक चीज और तुमको बता दे, जब तुम लोग सबसे बेसिक पढ़े होगे, सबसे बेसिक जब लुईस वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उन्होंने कहा था सारे एटम में से सेंट्रल एटम को बीच में रख लो, फिर जितने भी एटम है उनको बराबरी से बांटना चालू कर दो इलेक्ट्रॉन। वो भी बहुत अच्छा मेथड है, वो अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, हमेशा बन जाता है स्ट्रक्चर पॉसिबल। देखो जैसे तुमने XC लिख लिया, सही, अब आपके बगल में कौन है? F है ज्यादा, तो F को पहले बराबर दूरी से रख लो इसको, तो एक बॉन्ड तो ये बन गया F का, दिखा। उसके बाद कौन बच रहा है? O बच रहा है ना, तो कौन है ये? O डबल बॉन्ड से बैठेगा, सही। 6 हो गया, एक इसका क्या होगा? लोन पेयर, पड़ा रहेगा लोन पेयर, सही। और तुम्हें साफ साफ पता है कि ये लोन पेयर हमेशा क्या करेगा? इसको धक्का देगा। वैसे क्या होता अगर तुम अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाती तो कुछ ऐसा बनता, देखो XC, सही, ध्यान से देखना, बराबर दूरी से बांटो, OFF, ऐसा बनता। सोचो अगर लोन पेयर ना होता तो बराबर दूरी से यही स्ट्रक्चर बनता, चाहे चेक कर लो, 3 ही लोग हैं बटने वाले बॉन्ड में, सही। अब क्या है, यहाँ पे कौन बैठा है साथ में? लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या करता है? इसको धक्का देता है कि नहीं देता है? आपने सीखा भी है, सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का देगा, इधर से इसको धक्का देगा, और इसको धक्का देते देते कहाँ पहुंचा देगा? देखो यहाँ किनारे कर देगा। अब दिखा? तो ये जो शेप तुम्हें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? टी शेप। लोन पेयर ना होता तो होता ट्राइगोनल प्लेनर। यही हमको सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है। मैडम मुझे आ जाती है ड्राइंग इतनी। क्या चीज? तो लोन पेयर का आइडिया तो सब हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग जैसे देखो, तुमको ये भी अलग से याद करना पड़ता है कि लोन पेयर में रिपल्शन होता है। तुमने याद तो कर लिया ये चीज, लेकिन इसको अप्लाई करो, उस जगह पे क्या करो, अप्लाई जब करने लगोगी तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखा जाए तो ये बराबर बटने थे, 4 लाइन से बराबर बटते, सही। तो ये ऐसे ऐसे बटते, ऐसे बराबर बटते, सही। लेकिन बीच में कौन बैठा है? लोन पेयर, तो वो इसको इधर खिसकाता है, इसको इधर खिसकाता है, सेम ऐसे इधर ऐसे। ये कारण होता है शेप बदलने का।
तो मतलब अपना तरीका है, तुमको जिस तरह सर ने बताया, जिस तरह तुम्हें कंफर्टेबली याद हो जाए। चलो एक और बता दो, आंसर लेकिन निकला नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब आया आंसर, लिख लो इसका टी शेप, और ये तो इंपॉर्टेंट है, लिखो XeO F2 टी शेप, और दूसरा नाम भी बता दे, लिखो टी शेप और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 6 कहाँ हुए? गिनना चालू करो इधर से। लोन पेयर नहीं बैठा था ऊपर, हमने क्यों बिठाया था लोन पेयर? 4 यही हो गए, 2 लोन पेयर नहीं बैठा था इधर, लोन पेयर एक अकेला काउंट किया था। क्या है भाई तुम लोग क्यों गड़बड़ा रहे हो? लिखो XeO2F2 O2F2 जरा केवल। अच्छा मान लो कहीं एग्जाम में खाली तुमसे क्वेश्चन फिगर बनाने का आ जाए तो तुम लोग बना के दिखा दो जरा, XeO2F2 स्ट्रक्चर बनाओ। शीशा होगा, स्ट्रक्चर बना के तो दिखाओ। हाँ जैसे PCl5 का बनाते हो बस वैसे ही ऑक्सीजन को कहाँ कर देना है? 2 ऊपर, मतलब इक्वेटोरियल पे, और अपना बचा हुआ जो भी पार्ट है वो उस पे लिखना। याद रखो भैया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब मैंने दे दिया है, चाहे इसको याद रखिएगा टी शेप या ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? हाँ sp3d, सही ना? होगा, डी होगा, क्यों? sp3 तो यहीं से हो रहा है और एक लोन पेयर भी है तो sp3d होगा, नो डाउट, लिख लीजिए। और जिसको मैंने कहा ना, जिसने पढ़ा होगा उसको सब क्लियर होगा एकदम आसानी से, कोई बहुत टफ नहीं है ये। हमने कहा इसीलिए मैं टच नहीं करती हूँ कभी दूसरा पार्ट, क्योंकि आपका जिस तरह से तरीका हो, अपना तरीका, किसी एक चीज को पढ़ने का बहुत तरीका हो सकता है। किसी भी एक, ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि केमिस्ट्री एकदम हाइपोथेटिकल फिक्स कर दी गई है। केमिस्ट्री क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, और जब चाहे तब चेंज हो जाए। इन्वायरमेंट चेंज तो गैसेस का बिहेवियर चेंज, और गैसेस का बिहेवियर चेंज तो केमिस्ट्री चेंज। किसी भी चीज का यही है, नेचुरल लाइफ इसीलिए चेंज हो रही है। पहले हार्ट अटैक नाम ही नहीं आता था, पहले हार्ट अटैक सुनी हो कभी? आज के 10 साल पहले हार्ट अटैक होता ही नहीं था आसानी से। ये होती कौन सी बीमारी थी? हार्ट अटैक कोई बीमारी ही नहीं थी। अरे फिल्मों में तो वो अलग चीज है उनका, फिल्मों में वैसे तुम्हें पता है हाइपोथेटिकल चीजें कहाँ किस लेवल की दिखाई जाती है। और आज के टाइम पे बैठे बैठे हम तो देखे सुने क्लास 3rd के बच्चे को क्लास में वो हो गया हार्ट अटैक, हाँ मर गई तुरंत बच्ची, क्लास में बैठे बैठे टीचर पढ़ा रहा है, बच्ची की डेथ हो गई। हाँ वही तो बता रहे हैं कि एक, और फिर मैं 3rd क्लास का बच्चा, क्या प्रेशर था उसकी जिंदगी वो सोची होगी पहले से इतना प्रेशर झेलने से अच्छा यही खत्म करो सब कहानी। ठीक है, इधर इतना याद रखना। इसके बाद हमने कहा एक दिन, या मेरा मन कर रहा है हम पढ़ा दिए, एक दिन आप लोग बुक ले आइए अगर है आप लोग के पास, और हम पेंसिल से टिक करा देते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन कि यही पढ़ लो, क्योंकि ज्यादा लिखने से अच्छा क्या कर लो, इसको सर्किल कर लो, सर्किल कर लो, और वो सर्कुलर चीज तुम्हें देखने में क्या करेगी, हेल्प करेगी बाद में। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से क्या, डी एंड एफ ब्लॉक। और डी एंड एफ ब्लॉक जाने से पहले ये बताओ 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं, बस इतना बता दो बेसिक, जब आपको आना चाहिए, और बेसिक वाला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जैसे हम डी ब्लॉक जब पढ़ते हैं तो आपको मैं पहले भी बेसिक बता चुकी हूँ, 4D और एक 5D, ये 3D सीरीज है ना, सही। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको क्या कहते हैं सेकेंड, और इसको क्या कहते हैं थर्ड ना, ट्रांजिशन सीरीज। ये बात आपको पता है। इन ट्रांजिशन सीरीज में आपको एक बात दिमाग में होनी चाहिए कि 3D को ही हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको कहेंगे, 3D को, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 3D से ही। और आपको मैंने बताया था कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 4th पीरियड, कहां से 4th पीरियड, ये कहां था 5th पीरियड, और ये क्या था 6th पीरियड। याद आया, n-1, D के लिए क्या फॉर्मूला लगा देते, n-1, याद आया।
तभी तो था, जैसे 4 का पीरियड होगा तो 4 - 1 3D, इतनी बात याद है। इसके बाद तुमको इसका आना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3D का तो आना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें 4D 5D के पहले एलिमेंट आ जाए तब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी ना, पहले 3D का आना चाहिए। तो एक काम करो, 3D का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, तो आउटर 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा आउटर लिख डालो। हम लिख दे रहे हैं एलिमेंट: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, आयरन, सॉरी कोबाल्ट होगा। ये आपके क्या है, एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। सही। इन सब के पहले नॉर्मल मेटल कौन सी थी? हीलियम, नियॉन, आर्गन। यानी इन सब के पहले कौन सी नॉर्मल गैस आएगी? आर्गन। कौन सी आएगी? आर्गन। सही, सबने लिख लिया? सबका लिख गया? देखिए, अच्छा इसका एक का की ना, अभी सबका करो, पूरा करो पूरा। देखो सबका करना है, वैसे कर लेना, तो याद कर लेना कि इसका जो हो जाता है बस क्या 3D 5 और 4s 1, और इसका क्या हो जाता है 3D 10 और 4s 2 ना 30 है ना पूरा आर्गन। हाँ ये याद रखना, और एक ये याद रखना क्या, हाँ CU का एक्सेप्शन यहाँ से 3D 10 और 4s 1, ये 3D का था, सॉरी कॉपर का था, याद रखना। ये और ये आपको पता है, बचपन से ही टीचर आपको रटा देता है ये बात कि क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है ना। और एक्सेप्शन का कारण क्या है आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। कहीं पे भी जब आप भरते इसको, जस्ट सपोज दैट आप क्या भरते 3D 4 और 4s 2, यही तो भरते हैं आप। लेकिन आपको पता है ये फुली, ये हाफ फिल्ड नहीं है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या हो जाएगा 3D 5 4s 1। यहाँ पे कंडीशन आ गई हाफ फिल्ड की, और जहां पे पॉसिबिलिटी है कि हम हाफ फिल्ड कर लें या फुल फिल्ड कर लें, वहां पे हमें कर लेना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। किसके लिए? स्टेबिलिटी। तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कारण सिर्फ इतना होता है कि यहाँ एक्सचेंज होने के चांसेस हैं। दैट्स वाई क्या है ये फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन ये भी आया है कि क्या 3D है और 5s है। जस्ट सपोज दैट, ध्यान सुन लीजिएगा, 3D 4 है और 5s 1 है। जस्ट सपोज दैट, कुछ ऐसा एक हाइपोथेटिकल केस है, तो क्या यहाँ, सॉरी 2 है, तो क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है कि नहीं? क्यों? हाँ गैप ज्यादा है, और गैप ज्यादा इसका मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो देखो तुमसे ये भी क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट में कि n-1d एंड ns का जो एनर्जी होती है वो एनर्जी लगभग क्या होती है? एनर्जी सिमिलर होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। जैसे तुम्हें ऐसे पूछे अचानक से तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन यहां से तुम्हें दिख रहा है क्यों 4s से 4n है कि नहीं? 4n है और n-1 क्या है 3D दिख रहा है कि नहीं? यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा रहा है मतलब एनर्जी गैप क्या है? सेम है, मतलब लगभग बराबर है। सिमिलर का मतलब होता है लगभग, पूरी तरीके से नहीं। तो ये पॉसिबल है। वो क्वेश्चन आ चुका है कि n-1d और ns का जो एनर्जी होता है लगभग क्या है? बराबर। इस बात को जरूर लिख लेना, इस बात को नोट करके लिख लेना। ठीक है, कॉपर क्रोमियम 2 मिनट और 2 मिनट की बात और सुन लो, उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे, फिर हम केवल अप्लाई कराएंगे। ठीक, अभी तो तुम लोग के पास सबसे पहला टास्क यही है कि एलिमेंट्स याद होने चाहिए, कुछ याद होने चाहिए थोड़े थोड़े। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे? जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता वो भी क्लास के बाद मुझसे पूछ लेगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, अब सुनो अगली बात। अगली बात यहाँ पे ये आई इंपॉर्टेंट। हमने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन पूछा था उस दिन, ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट।
याद आया? हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। आपने सुना है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये किस में आते हैं? किस में आते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन, क्योंकि इनकी जो डी सबशेल है, क्या है? डी सबशेल है, वो इनके एक्साइटेड स्टेट, पूरा आंसर लिखिएगा जो मैं बोल रही हूं, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट समझते हो ना, मतलब जैसे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं वैसे, और जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर है उसके साथ, दोनों के साथ क्या होता है? डी सबशेल क्या होती है? फुली फिल्ड, फुली फिल्ड। अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया बदली तो वो एलिमेंट कैसा हो जाएगा? ट्रांजिशन। कैसा हो जाएगा? ट्रांजिशन। इसीलिए इसीलिए ये जो है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी क्या है, जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ोगे तो आप सब कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करोगे जैसे करते थे किसकी? मेटल की। सब कुछ कैसे चलेगा? मेटल की तरह, क्योंकि ये सब के सब क्या है? ऑलमोस्ट मेटल। तो ये क्या है? ये मेटल तो है लेकिन ये ट्रू मेटल नहीं है। जैसे तुमको पता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? हाई था। बीपी क्या था? हाई था ना। इनका क्या होगा? लो होगा। ये सब क्वेश्चन आ चुका है। एमपी, ठीक है, लिख लो। बीपी क्या होगा? लो। मतलब कुल मिला के मेटेलिक कैरेक्टर डाउन। क्लियर? एक पॉइंट और, अगर तुम्हें कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की, ये बात नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जितना ज्यादा, ध्यान से लेना, जितना ज्यादा क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कहा? n-1 डी सबशेल में। ध्यान से सुन लो, और ये अच्छा पॉइंट है और अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या बोला हमने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो? n-1 डी, यानी कहने का मतलब है 3d, 4d और 5d। तो ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये तो सबने पढ़ा है ना, इसको तो भूल ही जाओ, बात खत्म करो। हम अभी केवल बात करें जैसे 3d, तो मान लो हमें 3 एलिमेंट दिए हैं और 3 एलिमेंट में तीनों ही कैसे हैं? 3d वाले हैं। मैं कह दूं कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप कैसे बताओगे? जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब ऐसे बढ़ते हो तो मिडिल में आने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता। पहले क्या होता है? बढ़ता। और जब आप और फिर ऐसे बढ़ते हो तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट डाउन होने लगता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? बहुत कुछ इसमें बदलता है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है Mn, याद आया? Mn की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कितने होते हैं? D7 कितना है? D7 है कि, सॉरी गलत बोल रही हूं मैं, 25 है ना। D5 सॉरी, D5 ना, D5 है कि नहीं? जरा D5 चेक करो। D5 का मतलब क्या हो गया? पांचों कैसे हैं? दिखा? अनपेयर। तो याद रखना, ऐसे ही अगर हम बात करें कि आयरन, आयरन की बात करें तो आयरन में कितना होता है? D6। तुमको देख के लगेगा कि आयरन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आयरन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन हमने यहां क्या लिखा है? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड में जब चेक करोगे आप तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और यहाँ कितने हैं? 5। तो ये सब क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में बस एक लाइन दिख दिया है कि मेटालिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा जितना क्या होगा आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट। तभी आपको जब कुछ पढ़ाया जाता है तो 20 तक कुछ और कहानी होती है, उसके बाद फिर घटने लगता है। देखा होगा आपने, पहले 20 तक क्या था? पहले स्टार्टिंग से बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी चलती है, आगे हम ट्रेंड्स पढ़ाएंगे। ठीक, इतना लिख लीजिए पहले। ये बात ही केवल समरी है बस, और उसका एप्लीकेशन ये है जो मैंने सिखा दिया आपको। क्वेश्चन बता दो, क्रोमियम और आयरन में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? क्रोमियम और आयरन में?
क्रोमियम और आयरन, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जल्दी बताओ भाई। हाँ, मैसेज करते हैं, जल्दी बताओ। सोच समझ के आंसर दो विद रीजन। हाँ, हमको यहां से रीजन दो, सही सही लिखो, लिखो, अच्छा लिखो, लिखो आंसर, लिखो, चेक करने आंसर लिखो, हमारे चेक करने। इतना तो ट्रेंड उल्टा पुल्टा है, इतना पढ़ना पड़ता क्या है? आप लोग का आंसर आ चुका होगा शायद। क्या क्या क्वेश्चन था सीआर और एफई में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? काहे भैया? क्रोमियम का अभी तो बताई थी 3d5 और 4s1, और इसका 3d6 4s2 ना। डी चेक करो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, पांचों अनपेयर्ड। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 ना। और यहाँ पे तो ज्यादा किसका होगा? क्रोमियम का। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2-3 साल के अंदर का, कि क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आयरन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी 3d शेल में क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि आयरन में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। हम अभी जब बात बता दिए तो वही बात अप्लाई करो, अभी कोई एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन तो ऐसे ही जनरेट होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर, इसको लिख लेना। और अच्छा क्वेश्चन मैंने कहा क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और वो सबको कंफ्यूजन करता है कि इसमें 3d5 है, इसमें 3d6 है। हम इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 99% क्वेश्चन आपको पता भी, मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब किस पे चलता है? अनपेयर्ड पे। पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे क्या चलेगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। चलो एंजॉय करो, चिल मारो, पढ़ो लिखो। हाँ, आ रहा है।